नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, इंदौरिया टाइम्स हमेशा कुछ ना कुछ नए नवाचारों के साथ आप लोगों के बीच में आता रहा है। बात जब हम पत्रकारिता के पुरोधा की करते हैं या पत्रकारिता के इतिहास के दौर में जब हम शामिल होने की बात करते हैं, तो निस्संदेह वर्ष 1936 के अंतर्गत कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के नाम को विस्मृत किया जाना निश्चित रूप से ये कोई मानवीय भूल नहीं बल्कि बड़ी गुस्ताखी होगी। और इसी सारे आधार को मानते हुए हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं हमारे एपिसोड की, हम 1936 के उस मिशनरी दौर से शुरू हुए आज़ादी के दौर के उस दैनिक नवज्योति समाचार पत्र से करना चाहते हैं। एक संघर्ष की वो जो गाथा रही है, उस संघर्ष की गाथा को आज वर्तमान में उनके सुयोग्य पुत्र श्री दीनबंधु जी चौधरी जो आज रन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है कि आखिर पिता के द्वारा जो पौधा रोपा गया था 1936 में, उसे वर्तमान संदर्भ की बात यदि करें तो 21वीं सदी में आज भी वो पौधा एक वटवृक्ष के रूप में उसी तरह से लहला रहा है। दैनिक नवज्योति के जो संपादक हैं श्री दीनबंधु जी चौधरी, तो हमें इसकी कंसर्न देंगे कि हम उनके सहयोग से इस एपिसोड को कुछ बेहतरीन तरीके से आम जन के बीच में लेकर जाएं, ताकि वर्तमान में जो लोग पत्रकारिता को अपना मिशन और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग में किस तरह की बाधाएं आएंगी, किस तरह के हर्डल्स को पार करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है और किस तरह से नवज्योति आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम हो चला है। बात करते हैं दैनिक नवज्योति के संपादक श्री दीनबंधु जी चौधरी से, जो बताएंगे कि आखिर इंदौरिया टाइम्स की जो मुहिम है, पत्रकारिता के पुरोधा जैसे एक एपिसोड की शुरुआत हम करना चाह रहे हैं, ये शुरुआत किस हद तक सही है और क्या ये इस तरह की शुरुआत आज वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक कही जा सकती है। तो आज इंदौरिया टाइम्स के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी के सुपुत्र श्री दीनबंधु जी चौधरी, जो कि संपादक हैं दैनिक नवज्योति के, और आज पब्लिक से मुखातिब होते हुए वो न केवल इंदौरिया टाइम्स को आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं, बल्कि ये बताने वाले हैं कि वर्तमान संदर्भ में पत्रकारिता आखिर किन मायनों में एक मिशन से और प्रोफेशन की ओर बढ़ती जा रही है और इसमें टिके रहना कितना मुश्किल है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम एक सिलसिलेवार रूप में आपसे जुड़ना चाहेंगे। कप्तान साहब स्वतंत्रता सेनानी पहले थे और उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद गांधी जी के आंदोलन में भारत छोड़ो अंग्रेजी, उसमें वो कूद गए, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी और पूरे मन से तन मन धन से उसमें शामिल हो गए। उस बीच में ही उन्होंने कई बार उनको जेल जाना पड़ा, नज़रबंद करके ब्रिटिश सरकार ने करीब 6 साल वो जेल में बंद रहे, पीरियोडिकली, एक साथ 6 साल नहीं। तब उनके ऊपर ये था, दिमाग में उनके ये आया कि मैं पब्लिक तक मैसेज कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन था नहीं पहुंचाने का, अंग्रेज़ों की बहुत सख्ती थी। तो उनके दिमाग में आया कि मैं एक अखबार निकालूं जिसके मार्फत ही मैं लोगों को गांधी जी के संदेश को, उनके उद्देश्य को, उनकी थीम को पहुंचा सकूं और लोगों को देश प्रेम की जागृत भावना कर सकूं। तो बीच में एक बार जब छूट के आए जेल से, तब उन्होंने एक पास में मकान है आदर्श पैलेस, वहाँ पर एक कमरा लिया किराए पर। तो उस किराए पर जो लिया उसके अंदर रद्दी भरी हुई थी, तो उस रद्दी को उन्होंने बेचा 100 रुपये में। 100 रुपये में बेचकर उन्होंने एक लोहे की मशीन वगैरह खरीदी, छोटी मोटी एकदम, और उससे उन्होंने अखबार चालू किया। लेकिन जो अखबार चालू करना बहुत मुश्किल काम था उन दिनों, पैसा कहाँ से आए, पैसा का कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने हमारी मदर का गहना बेचकर और फिर मशीनरी खरीदी। पहले कंपोज होने के लिए छोटे छोटे अक्षर होते थे, उनको फिट करना पड़ता था फ्रेम के अंदर, फिर उससे ट्रेडल मशीन के ऊपर छापते थे, खट 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 कागज़ लगा के। बहुत मुश्किल दौर था उसके अंदर। तो उन्होंने अखबार चालू किया, लेकिन उनकी लेखनी में दम था, उनका संदेश था पूरे अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जाने लगा और लोगों को पसंद आने लगा। तो उनके मिशन के अंदर उनको सफलता लगी, तो उन्होंने उस अखबार को उस तरीके से चालू किया। दैट वाज द बिगनिंग।
आपने देखा दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की शुरुआत किन विषम परिस्थितियों में हुई। जज्बा और जुनून हो तो किसी हद तक भी आदमी जाने को तैयार होता है। किस तरह से रद्दी बेचकर 100 रुपया और 100 रुपया के साथ सोना बेचकर लोहा खरीदना लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन निश्चित रूप से शुरुआत दैनिक नवज्योति जैसे समाचार पत्र की इसी रूप में हुई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्वयं माननीय श्री दीनबंधु जी अपने साथ अपने उन लम्हों को आज साझा कर रहे हैं। इंदौरिया समाचार जगत जो कि दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र भी है, और उसी का एक कंसर्न है इंदौरिया टाइम्स, जिसके जरिए हम इस एपिसोड को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स का ये जो पहल किए जाने वाला कार्य है, इसे आप किस नज़रिए से लेते हैं, और ये चीज़ जब प्रसारित होगी तो इसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं, और क्या मुझे इसको आगे प्रसारित करने की आपकी कंसर्न मिल भी रही है? आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कप्तान साहब के बारे के अंदर कुछ सोचा और आज के युग को बताने की कोशिश की। कि कप्तान साहब न केवल उस दौर में प्रेरणा स्रोत थे, आज भी मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्हीं को आधार मानकर आज दैनिक इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से आपसे निवेदन किया गया कि हम इस एपिसोड को सामने लाएं और पत्रकारिता के पुरोधा नाम से इस एपिसोड को हम शुरू करें। और ये मुहिम किस तरह से हम लोगों के द्वारा शुरू की जा सकती है? बहुत खुशी है, फ़क्र है मुझे, क्योंकि आज की जो युग है, जो लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं है कि पहले पत्रकारिता क्या हुआ करती थी। कितना मुश्किल था ब्रिटिश राज के अंदर, जहाँ फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं थी। कोई भी हमारे यहाँ नवज्योति के अंदर कुछ भी छपता था उस टाइम, तो उसमें भी सेंसर होता था। ईडी मेहता एक सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वो अपॉइंटेड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंसर करके दिया करते थे। लेकिन फिर भी क्लेवरली हम अपना मैसेज वगैरह लोगों तक पहुंचा देते थे, और लोगों तक वो बहुत सक्सेसफुली लोगों तक मैसेज पहुंच सका, प्रेरणा हो सकी। इस चीज़ को आप लोगों को कर रहे हैं, लाके सामने कर रहे हैं, बड़ा काम है और बड़ी सोच का काम है, हिम्मत का काम है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिशन में सफल होंगे और काफ़ी लोग असलियत जानेंगे कि क्या पहले ज़माने के अंदर हुआ करता था, स्पेशली ब्रिटिश टाइम में, और आज क्या हो रहा है। और आखिर वो इस मिशन में कैसे कूद पड़े? उनका जन्म 18 दिसंबर 1909 को हुआ और उनकी मृत्यु 29 जून 1992 को हुई। वो नीम के थाने के रहने वाले थे और उन्होंने वहीं मैट्रिक वगैरह पास किया। उसके बाद फिर वो कानपुर पढ़ने चले गए, लेकिन उसी बीच में उनको गांधी जी का अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान के अंदर वो शामिल हो गए और बीच में ही पढ़ाई छोड़ के आ गए। उसके बाद से वो उनके मिशन में शामिल हो गए और उसी में वो लग गए पूरी तरीके से। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े पत्रकारिता के पुरोधा कहलाने वाले कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी तोराबाटी क्षेत्र के नीमका थाना से बिलोंग करते थे, जो नीमका थाना अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जिला बना दिया गया है, और उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल किया गया है। और वो तोराबाटी का इतिहास, जिस तोराबाटी के इतिहास को लिखने वाले लेट स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को चिन्हित किया, ये इंदौरिया टाइम्स का सौभाग्य है कि आज उस क्षेत्र से, उस मिट्टी से जुड़े हुए जो व्यक्ति रहे, जो पुरोधा रहे, आज उन्हीं के परिवार से जुड़कर हम आज इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। कप्तान साहब को कप्तान साहब की उपाधि कैसे मिली? मैंने बताया कि 1947 में या 46 में जब वो रिहा हुए, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब से उन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स कांग्रेस की बना रखी थी। वॉलंटियर सेवा दल कहलाता था वो। तो उसको वो लीड किया करते थे और कांग्रेस का काम ही किया करते थे। प्रजा सेवक मंडल में थे, और क्योंकि यहीं से प्रजा सेवक मंडल अजमेर से ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सब प्लानिंग हुआ करती थी, जब अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था राजपूताना का। जी। 1949 में पंडित नेहरू, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार अजमेर के अंदर तशरीफ़ लाए। उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जो शायद अब तक तो मैंने इतना बड़ा जुलूस देखा नहीं।
उसमें घोड़े पे सवार होकर उन्होंने वॉलंटियर फोर्स को लीड किया और पटेल ग्राउंड जो आजकल कहलाता है वो पहले पोलो ग्राउंड कहलाता था, वहाँ पर उनका एक विशाल भाषण हुआ। तो जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कप्तान साहब से कहा कि आप तो बिल्कुल कप्तान लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक कैप्टन की ड्रेस पहन रखी थी सफ़ेद और उसके ऊपर रिवॉल्वर लगा रखा था, रिवॉल्वर के कवर के साथ। तो तब से लोग बाग उनको कप्तान कहने लगे। बहुत ही सहज होता है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक व्यक्ति नपीतुले शब्दों में आंकने की कोशिश करता है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अजमेर में जिस तरह से आगमन होता है, उस विशाल जुलूस के अंतर्गत जिस तरह से कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी उस समय उस टीम को लीड कर रहे थे, उनके उस रुतबे को घोड़े पे सवार होकर के जो रिवॉल्वर उन्होंने लगा रखी थी, जैसा कि आपने बताया, सहज ही एक शब्द जवाहरलाल नेहरू के ज़ुबान पर आ गया और उन्होंने कहा कि आप एक कप्तान की तरह लगते हैं। और वो दौर था कि तब से और आज तक कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी एक तरह से पत्रकारिता के पुरोधा के रूप में स्थापित हुए और हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर कप्तान साहब का ही नाम रहा। उनकी स्मृति में जो आपने एक पुस्तक निकाली है, मैं आवाम को दिखाना चाहूँगा कि ये वो पुस्तक है जिसमें बहुत सारे राइटर्स के इसमें आर्टिकल्स हैं, जिसे हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका विषय बनाएंगे। इसका टाइटल है स्वतंत्रता संग्राम एवं पत्रकारिता के कीर्ति पुरुष, या कि पत्रकारिता के पुरोधा कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। ये वो बुक है जिस बुक के अंतर्गत न केवल इसमें 2 सन डाले हुए हैं, 18 दिसंबर 1906 जो कि आपके जन्मदिवस को इंगित करता है, तो वहीं 29 जून 1992 जो कि उनका निर्वाण दिवस माना जरूर जाता है, लेकिन आज भी वो पत्रकारिता जगत के अंतर्गत चिरंजीवी हैं, मौजूद हैं। हम जैसे जर्नलिस्ट का मनोबल बढ़ाते रहे हैं और उन तमाम आर्टिकल के अंतर्गत फिर वो बड़े बड़े जो साहित्यकार जिनके इसमें आर्टिकल हैं उनको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं इस बुक के रेफरेंस से सर ये जानना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे फ़ोटोग्राफ ऐसे हैं जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स उनके इसमें हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ का वाक़या आपने बताया ही है भी। ऐसे बहुत सारे स्मरणीय तथ्य होंगे जिन्हें हम चाह कर भी कैमरे में कैद नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहेंगे कि आप उन शख्सियत से जुड़े हुए कुछ ऐसे लम्हों से जुड़े हुए यदि कुछ संस्मरण आप यदि शेयर करना चाहें तो आप बताएं कि इंदिरा गांधी जी के साथ जो उनका समय बीता उस टाइम में, तो पत्रकारिता और पॉलिटिक्स उस दौर की और आज की पत्रकारिता और पॉलिटिक्स को यदि हम देखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेज है और क्या खास बात उस समय में हुआ करती थी? कप्तान साहब का इंदिरा गांधी से बहुत संपर्क था, इतना ज़्यादा संपर्क था कि वो जब उनसे मिलने जाते थे तो इंदिरा जी के इंस्ट्रक्शंस थे कि इनकी तलाशी नहीं ली जाए जी। और जब भी मिलना चाहते थे उनको मिलने के अंदर मुश्किल नहीं होती थी। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ इमरजेंसी का। जी। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद कप्तान साहब इंदिरा जी से मिलने गए और उन्होंने उनको सलाह दी कि मैडम आप प्रेस के ऊपर सेंसरशिप मत लगाइए, अगर आपने सेंसरशिप लगा दी तो अखबार में वही छपेगा जो कि सरकार चाहेगी और पब्लिक के अंदर क्या हो रहा है ये वास्तविकता आप तक नहीं पहुंचेगी और आपके अफसर लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द वो आपकी शक्ल देखकर आपका जैसा मूड होगा वैसा ही आपको बताएंगे कि ऐसा हिंदुस्तान में चल रहा है। तो उनको जम गया और वो उन्होंने हाँ भर ली कि आपका कहना ठीक है, मान गई। लेकिन उन्होंने फिर अपने सलाहकारों से सलाह की, उनके सलाहकारों ने बताया कि नहीं इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है वरना लोग बाग अनशंड अखबार में छापेंगे और अपना नुकसान हो जाएगा। तो इंदिरा जी ने उनकी बात मानी और इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सलाह में बहुत ताकत होती है, बशर्ते कि सामने वाला व्यक्ति उसी समय उस सलाह को अपने बौद्धिक स्तर पर आंके और उसको समझे। कप्तान साहब का सजेशन निश्चित रूप से बहुत सही था, जनहित में था और एक आला कमान के लिए या जो देश का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उसकी आवाम में चल क्या रहा है।
उसे चाटुकार और मुखबिर नहीं चाहिए थे, उन्हें अपने देश की एक वास्तविक तस्वीर चाहिए थी, जो कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने ये बात इंदिरा गांधी जी के सामने रखी। इंदिरा जी से जब कप्तान साहब मिले, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो मुझे कोई नहीं बुलाता। तो उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया, आप मेरे घर आइए। तो कहने लगा आपको तकलीफ़ें होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेस कर चुका हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट की किसी सरकार की मैं परवाह नहीं करता। क्या बात। और वो वहाँ हमारे जयपुर निवास पर तशरीफ़ लाई। उस समय भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कप्तान साहब, भैरव सिंह जी कप्तान साहब के बहुत अभिन्न मित्र थे। उन्होंने कहा कप्तान साहब, इंदिरा गांधी को मैं अरेस्ट करूँगा, क्योंकि कोई स्टेट अरेस्ट नहीं कर पाती थी जी। किस कारण से मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप में दम हो तो कर लेना आप। तो जब वो हमारे घर तशरीफ़ लाई, तो हमारे वहाँ जयपुर के अंदर स्टेशन रोड पर मकान था, है अभी भी। उस पर करीब आधा किलोमीटर तक का जाम इतना हो गया, भीड़ हो गई कि आदमी गुजर नहीं सकता था। तो भैरव सिंह जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको अरेस्ट कर लें, जी। और वो अरेस्ट नहीं कर पाए। ये तो एक वाक़या है। और मैं उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहा हूँ, कितनी शार्प थी और कितनी कल्चर्ड लेडी थी कि हमारे यहाँ ऊपर की मंजिल पे उनको कमरे के अंदर नाश्ते पे बुलाया। तो वो और बूटा सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे, वो दोनों ऊपर आए, उन्होंने नाश्ता वगैरह किया और उन्होंने एक नारंगी बूटा सिंह की तरफ उछाल दी कि बूटा सिंह तुम खाओ ये। फिर वो अपना बातचीत करने के बाद, मैं था, मेरे फादर थे, वो थी और मेरी वाइफ थी। तब वो नाश्ता करने के बाद उसने हाथ पाथ धोए और ऊंचे पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतरी। 3 सीढ़ियाँ उतरी होंगी कि रुक गई। मैं घबरा गया, मैंने कहा हमसे क्या गलती हो गई। जी। तो मैंने कहा मैडम कोई गलती हो गई कि हमारे से? नो नो वेट, वापस चढ़ के आई। तो कहने लगी मुझे कि आई फॉरगॉट टू थैंक योर वाइफ। क्या। जिस लेडी का दिमाग इतना घूम रहा होगा, देश की इतनी प्रॉब्लम जिसके पास होगी, उसको इतना ध्यान रहा कि मैं क्या भूल गई, उसको कैसे करेक्ट करूँ। इसे कर्टसी में आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। कहते हैं कल्चर के मामले में हिंदुस्तान की कोई मिसाल दूसरी जगह नहीं दी जा सकती। एक कल्चर कंट्री के रूप में यदि जाना जाता है तो वो हिंदुस्तान ही नाम है, जिसका एक वाकया आपने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में बताया। पत्रकारिता के क्षेत्र में पाठकों की क्या भूमिका है? क्या एक लेखक का उसकी लेखनी में धार होना पर्याप्त है, या उस लेखनी को समझने परखने के लिए पाठकों की भी शार्प बुद्धि होना जरूरी है? देखिए, आजकल का पाठक बहुत जागरूक है, समझदार है। अखबारों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, और जो पाठकों को संतुष्ट कर पाएगा वही अखबार सरवाइव कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अखबार की यहाँ कोई दिक्कत है अखबार चलाने के अंदर, लेकिन आपको अपना विश्वास खबरों के द्वारा पाठकों को के दिमाग में, जहन में भरना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इंटरनेट और दूसरी इंफॉर्मेशन के चैनल इतने हैं कि सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब इंटरनेट पे सब जानना जानते हैं। तो आपकी जो भी खबर दें वो सही होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, तभी पाठक उसको पढ़ेगा। और अगर ये आप मेंटेन कर पाए तो कोई मुश्किल नहीं है अखबार को चलाना और प्रसारित करना। और इसके अंदर जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनका भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जैसे नहीं कि साधारण घूम के आ गए और ख़बर ले आए और दे दी। उनको लोगों से तह तक जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, फैक्चुअल्स हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा, पब्लिक से पूछना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको एस्टेब्लिश कर पाएंगे और सही तौर पे चला पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे। इंटरनेट के दौर में पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, पहले की बात है, लेकिन आज यदि बात करें तो टेक्निकल इस युग के अंतर्गत पत्रकारिता आज भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है।
लेकिन वर्तमान संदर्भ में पाठकों की बात की जाए तो वो इस इंटेलेक्चुअल युग के अंतर्गत हर चीज़ को बड़े परफेक्ट तरीके से देखना चाहते हैं। और आपका भी यही मानना है कि पहले के दौर की पत्रकारिता में जोखिम हुआ करता था, लेकिन आज की पत्रकारिता में इंटेलेक्चुअलिटी का पार्ट बढ़ गया है, उसे हमें शामिल करना ही होगा। हिंदुस्तान में कहावत बराबर चली आ रही है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है स्वयं श्रीमान दीनबंधु जी चौधरी साहब ने, जिन्होंने स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी के द्वारा 1936 में लगाए गए उस पौधे को आज एक वटवृक्ष के रूप में कुछ इस तरह से सींचा है कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ पत्रकारिता की यदि हम बात करें तो वो सारी चीज़ें आज भी दैनिक नवज्योति में देखने को मिलती हैं। जबकि आज के संदर्भ में निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीयता जैसी चीज़ें लगभग गायब हो चली हैं, बल्कि गला काट पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? ये सही है कि अखबार भी एक तरीके से बिजनेस हो गया है। अब पहले जैसी चीज़ नहीं रही है। जो फ्रीडम पहले अखबार को हुआ करती थी, मैं स्पष्ट कहूँगा, आज वो नहीं है। हमें भी 10 बार सोच के करना पड़ता है कि कितना छापना, कितना नहीं छापना। लेकिन हम लोग कोई भी बात होती है उसको ढंग से पेश करते हैं अखबार के थ्रू, उसमें कमी नहीं रखते हैं। नहीं, निष्पक्षता वाली बात, जैसे आपने कहा कि आज का व्यक्ति निर्भीक होकर के, बेबाक होकर के जैसे पहले हम लोग अपनी बात रखा करते थे, वो नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह क्या लगती है आपको? कहीं पॉलिटिक्स पत्रकारिता पे हावी हो गई है या लोगों में जज्बा नहीं रह गया है? नहीं, देखिए, पहले वाली जो चीज़ थी, स्वतंत्रता आंदोलन में लोग कफन बांध के चलते थे घर से, वो बात रही नहीं है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल से है पत्र को चलाना आजकल, बहुत संभल के चलना। ये कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी राय दी थी कि इमरजेंसी, कम से कम मीडिया पर इमरजेंसी लागू ना हो। उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक उसी प्रकार से मैं एक पहल आपके सामने करना चाहता हूं कि जहां सरकारों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जरिए पत्रकारिता को एक मिशन का रूप देने का प्रयास किया है, जिसमें बीजीएमसी, एमजेएमसी, पीएचडी जैसी डिग्रियां उसमें दी जा रही हैं, बावजूद उसके इन डिग्री धारकों को कई बार बहुत छोटे लेवल के कार्यों को करते हुए देखा जाता है, जबकि नॉन क्वालिफाई व्यक्ति बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े अखबारों में बिजनेस का पार्ट अदा करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पत्रकारिता का भविष्य कुछ नज़र आता है इस माहौल? पत्रकारिता का मैं कहना चाहूँगा कि अखबार जो है, चैनल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लाइव देते हैं, लोगों को इंस्टेंट उसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन जो विश्वास पाठक का है वो आज भी अखबार पर है, क्योंकि उसमें छपा हुआ है, उसके अंदर उनको सामने छपा हुआ मटेरियल मिलता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एविडेंस। चैनल्स के अंदर कोई एविडेंस नहीं होती, बात करी, बात ख़त्म हो गई। इसलिए अखबार तो चलेंगे और उनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। उस मिशनरी दौर से और हम 21वीं सदी की पत्रकारिता पर हमने अभी चर्चा की। यूथ को पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या मैसेज करना चाहेंगे आप, कि कौन सी ऐसी चीज़ आज भी उन्हें पत्रकारिता से जोड़े रखते हुए, उनके जज्बे को मेंटेन करते हुए, उनके फ्यूचर को साधने में कारगर साबित हो सकती है? आदमी को, मैंने बताया, जर्नलिस्ट को ज़्यादा राजनीति में नहीं पढ़कर आम आदमी की तकलीफ़ें, दिक्कतें, आम आदमी की ज़रूरतें, सरकार की क्या कमी रहती है उनको ऊपर उठाने के अंदर, एजुकेशन में हुआ, क्राइम में हुआ, इन सब के अंदर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब तो सर्वाइवल होगा। अगर राजनीति में पड़ गए तो बहुत मुश्किल होगा। 90 तुले शब्दों में आपने जर्नलिस्ट को एक तरह से मैसेज करने की कोशिश की है कि वो अपने कार्य से कार्य रखें, मिशन पे ध्यान दें। पॉलिटिक्स किए बिना यदि वो अपनी लेखनी को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह आज भी पत्रकारिता, जर्नलिज्म में उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और अपनी कंसर्न से इस कार्य को एक मुहिम के रूप में आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।